दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के सवालों को लेकर हाजिर हूं और बहुत खुशी हो रही मुझे बताते हुए कि आज हमारे 1000 सवाल पूरे हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 1000 सवालों पर दोस्तों आज हम डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में 991 से लेकर 1020 तक के सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि आज की क्लास जो बच्चा देख रहा है ये हमारी दोस्तों 34वीं क्लास है। ठीक है, आज किस नंबर की दोस्तों क्लास हम अटेंड कर रहे हैं? तो आज हमारी दोस्तों 34वीं क्लास है। जो बच्चा शुरू से जुड़ा होगा उसकी कितनी अच्छी तैयारी हो गई होगी। और ये चारों एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का पेपर देना हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी पेपर देना हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आगे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार के सवाल दिए गए हैं। हुबहू ऐसे सवाल अगर मिले परीक्षा में तो आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाएगी। एक बैच भी दोस्तों हमने स्पेशल बनाया है। ये जो क्लास चल रही है तो अपनी जगह ठीक है, बट एक बैच और हमने बनाया है, ये बीपीएससी ट्री के लिए स्पेशल बैच है। आप कहेंगे सर किस बात का बैच है, इतना अच्छा क्लास चल रहा है? तो देखिए हम लोग मॉक टेस्ट की तरह से सवाल हल कर रहे हैं और ये जो बैच है ये कंप्लीट हिंदी के एक एक चैप्टर आपको पढ़ाए गए इसमें है। उसके साथ साथ दोस्तों प्रश्न उत्तर कराया गया है और लगभग 3000 सवाल दोस्तों इस बैच में आपको मिलेगा जो पढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा और इस क्लास का जो क्लास आज देख रहे हैं आप, ठीक है, इस क्लास की पूरी पीडीएफ भी दोस्तों फ्री में यहां इस बैच में अपडेट कर दी गई है। ठीक है, तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो इसके लिए दोस्तों बहुत सा आपका फायदा होने वाला है। बस आ जाओ, ज्वाइन कर लो, इसके बाद ही क्या कहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज के सवालों को, पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सवाल हमारे सामने मिलते हैं। चलिए पहला सवाल दे रहा है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट सवाल है दोस्तों। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 2024 वाला दोस्तों किसे मिला है? साहित्य अकादमी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? साहित्य अकादमी। तो याद रखेगा जी शंकर कुरूप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जी शंकर कुरूप को ना दोस्तों ये साहित्य नहीं, इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पहला ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, इनको फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो सुमित्रानंद पंत है दोस्तों, इनको पहली बार हिंदी में दोस्तों, हिंदी के लिए दोस्तों पहला फर्स्ट ज्ञानपीठ दोस्तों इनको मिला था। ठीक है, फर्स्ट ज्ञानपीठ इनको मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी जी दोस्तों, ये इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोस्तों ये पहले पर्सन हैं जिनकी रचना थी हिम तरंगिनी। इनको किस रचना के ऊपर मिला था दोस्तों? तो याद रखिएगा इनकी रचना है हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी इनकी रचना है, उसके ऊपर दिया गया था। इस बार दोस्तों जो पुरस्कार मिला है ये गगन गिल को मिला। 2024 के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह किसे दिया गया है? यह गगन गिल को दिया गया है, यह आप याद रखेंगे। 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये गगन गिल को दिया गया है। ठीक है, और इनकी रचना दोस्तों जब तक मैं नहीं आई। ठीक है, ये नाम है दोस्तों जब तक मैं नहीं आई। ठीक है, जब तक मैं नहीं आई। ठीक है, जब तक मैं नहीं आई, ये दोस्तों क्या है? ये इनकी कृति है, ये इनकी रचना है, जिसके लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। एक सवाल दोस्तों आप और याद रखेंगे, संजीव जी। संजीव जी को दोस्तों 2023 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार बटा था ना, तब दोस्तों इन्हें दिया गया था, यानी पिछले साल। ठीक है, 2024 में तो गगन गिल को मिल गया, 2023 में संजीव जी को दिया गया था। यह तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, और उस समय दोस्तों इनकी रचना थी संजीव जी की, मुझे पहचानो मैं हूं डॉन। नहीं, संजीव जी हैं, ठीक है, डॉन नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे मुझे पहचानो। ठीक है, मुझे पहचानो, यह रचना दोस्तों संजीव जी की, इसे आप ध्यान में रखेंगे। पूरी बात समझ में आ गया ना? तो इतना बढ़िया सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। एक सवाल दे रहा दोस्तों पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। नाला सुपारा एक जगह है मुंबई में। ठीक है, और ये रचना दोस्तों किसकी है ये बताना आपको। बद्री नारायण बिल्कुल नहीं, नासिरा शर्मा भी नहीं, मृदुला गर्ग भी नहीं और नंद किशोर आचार्य भी नहीं। आपका जवाब होगा दोस्तों चित्रा मुग्दल। जी हां दोस्तों, चित्रा मुग्दल को 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ध्यान देंगे 2018 में इन्हें क्या मिला था दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। साहित्य अकादमी
पुरस्कार दिया गया था, इसी रचना के ऊपर दोस्तों इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये तथ्य याद रखेगा, चित्रा मुद्गल की यह रचना है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगली बार मान लीजिए परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो एक रचना तो इनकी है ही है, और कौन कौन सी रचना, तो याद रखेगा एक इनकी रचना है एक जमीन अपनी, ठीक है, एक जमीन अपनी, ठीक है, एक जमीन अपनी। एक और रचना लिखिएगा दूर के ढोल सुहाने, ठीक है, दूर के ढोल सुहाने, ठीक है, यानी जमीन अपनी नहीं हो सकती, दूर के ढोल सुहाने। इसी तरह से एक बहुत पॉपुलर रचना है दोस्तों गीली गुड़, ठीक है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है गीली गुड़ किसकी रचना है, तो इन्हीं की रचना है। और एक और लिख लीजिए आवा, ठीक है, आवा भी दोस्तों किसकी रचना है, वह भी दोस्तों चित्रा मुद्गल की ही रचना है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें ये लेबल देख करके समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये सवाल परीक्षा में पूछे जाने योग्य है या नहीं है। और आप भी घबराइए मत, जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो एक साथ बहुत सारे सवाल आपके तैयार होते चलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल, मैंने थोड़ा सा इस तरह के सवालों की संख्या दोस्तों बढ़ा दिया है, आपके हित के लिए दोस्तों बढ़ाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही घिसे पिटे सवाल बार बार विलोम पढ़ने का क्या मजा, कुछ नया मिले तब तो आनंद आए पढ़ने में। आगे देखिए, कह रहा है मैं मजदूर हूं, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं। ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है, कौन है इस पंक्ति के रचनाकार, सुनिए ध्यान से। मैं मजदूर हूं, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं, किसकी पंक्ति दोस्तों, तो याद रखेगा ज्यादातर बच्चे हम माखनलाल चतुर्वेदी चूज करते हैं, लेकिन गलत जवाब है, यह पंक्ति है मुंशी प्रेमचंद जी की। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की है, ठीक है। अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में आप पढ़ लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी की, जैसे आप जो पढ़ते हैं बार बार, जैसे गोदान गबन, ठीक है, गोदान गबन, ठीक है, नमक का दरोगा, ठीक है, ये तो आप बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। एक इनकी अधूरी कृति रह गई थी दोस्तों मंगल सूत्र, ठीक है, तो याद रखेगा यह पूरा नहीं हो पाया था, यह अधूरा हो गया था, उसके पहले दोस्तों इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो ये भी रचना दोस्तों इन्हीं की है, ठीक है। इसके अलावा कर्मभूमि रंगभूमि, ठीक है, कर्मभूमि और रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि, ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। एक इनकी रचना है दोस्तों पंच परमेश्वर, कौन सी रचना है, पंच परमेश्वर, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की ये प्रसिद्ध कृतियां हैं, इनको अपने दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि बताइए मुझे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये कब हुआ था, ठीक है। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस, जी हाँ दोस्तों हिंदी दिवस, तो अंग्रेजों ने इसका मजाक उड़ाने के लिए 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया था, और 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस। हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए दोस्तों विश्व हास्य दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, और हिंदी दिवस भी, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। बाकी पूछ रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये कहां पर आयोजित हुआ था, तो जो पहला सम्मेलन था दोस्तों ये नागपुर में आयोजित किया गया था, प्रथम सम्मेलन, ठीक है। कब दोस्तों, तो 1975 में नागपुर में। जो दूसरा सम्मेलन था दोस्तों वो सीधा मॉरिशस में, मॉरिशस दोस्तों हमारा पड़ोसी देश तो नहीं है, दूर है थोड़ा, ठीक है, लेकिन वहां भी दोस्तों हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया, त्रिनिदाद हो गया, टोबैगो हो गया, ये सब ऐसे देश हैं, इंडोनेशिया हो गया जहां पर हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तीसरा जो सम्मेलन हुआ था वो 83 में हुआ था दोस्तों, 1983 में दिल्ली में हुआ था। चौथा सम्मेलन फिर से दोस्तों मॉरिशस में आयोजित किया गया था, और पांचवा सम्मेलन दोस्तों ये त्रिनिदाद में 1996 में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, आपसे पहला दूसरा तीसरा दोस्तों ज्यादा पूछा जाता है, बाकी की संभावना थोड़ी कम है। आगे आइए, कह रहा है किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना नहीं समालोचना यहां लिखिएगा, ठीक है, समालोचना करने वाला, इसके लिए दोस्तों आपको एक शब्द बताना है, ठीक है। क्या इसे प्रेक्षक कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जो समालोचना करने वाला होता है दोस्तों समीक्षक कहलाता है, ठीक है, समालोचना करने वाला, ठीक है, समालोचना करने वाला क्या कहलाता है, समीक्षक कहलाता है, उपेक्षक नहीं। उपेक्षक तो आप कहेंगे उपेक्षा करने वाला, ठीक है, उपेक्षक का मतलब उपेक्षा करने वाला, ठीक है, इसको याद रखेंगे। परीक्षक मतलब क्या हो जाता है, परीक्षा लेने वाला, ठीक है, परीक्षा लेने वाला, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, परीक्षक कहते हैं, ठीक है। अधीक्षक भी नहीं होगा दोस्तों, अधीक्षक तो दोस्तों जो मुख्य अधिकारी होता है उसके लिए होता है, ठीक है, शब्द यहां समीक्षक शब्द हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। बाकी का ऑप्शन अगर आप चूज किए हैं तो फिर उत्तर तो गलत है, इतना तो आपको भी पता होगा, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है आपको। अगला सवाल दे रहा है डपोर संघ,
ढपोर संघ का अर्थ क्या है ये आपको बताना। ढपोर संघ का कभी कभी ढपोर संघ दे देता है, कभी कभी परीक्षा में डपोर संघ भी दे सकता है, ठीक है। तो चाहे ढपोर संघ लिखे वैसे ढपोरी सही होगा, डपोर नहीं होगा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में यही यूज करते हैं इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताना है। कर बड़ी बड़ी बातें करने वाला, या फिर मूर्ख या बेवकूफ, या फिर डींगबाज, या फिर झूठा आश्वासन, या फिर उपरोक्त सभी। बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना है इसमें से मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। जी हां, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों झूठा आश्वासन या दिखावा। दिखावा, ठीक है, झूठा आश्वासन भी, या फिर एक शब्द और याद रखेगा यहां पर जो परीक्षा में ज्यादातर मिलता है, वो मिलता है झूठा दिखावा, जिसे हम डपोर संघ कहते हैं। तो डींगबाज का भी दोस्तों ये अर्थ है, मूर्ख और बेवकूफ बनाने का भी ये अर्थ है, और बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले का भी दोस्तों ये अर्थ है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहां उपरोक्त सभी जो है आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि इन सभी जो दिए ऑप्शन, इनका एक ही अर्थ दोस्तों निकल कर आता है, वो डपोर संघ का अर्थ आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई जिन बच्चों ने चूज किया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। मजा आया ना। चलिए एक सवाल और लीजिए। कह रहा दिल पक जाना। दिल पक जाने का अर्थ क्या है बताइए। दिल पक जाना, जी हां दोस्तों, दिल पक जाना। कह रहा किसी पर तरस खाना, सोच समझ के बताइएगा। किसी पर तरस खाना, इसका मतलब होता है दिल पक जाना। लोग कहते हैं नहीं यार तुमसे दिल पक गया है, पक गया मतलब ऊब गया है, तो तरस खाना नहीं, ठीक है। अब प्रेम होना भी नहीं, अत्यंत पीड़ित होना दोस्तों यहां आप कह सकते हैं। किसी पर रहम आना नहीं, दया आना नहीं, अत्यंत पीड़ित होने के लिए दोस्तों क्या शब्द आ जाता है, दिल पक जाना, दिल भर जाना, दिल ऊब जाना। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, चाहे यहां पर दिल की बात आएगी, चाहे दोस्तों आपसे लिखे दिल पक जाना, चाहे लिख दे दोस्तों दिल भर जाना, दिल भर जाना, चाहे लिख दे दोस्तों दिल ऊब जाना, ऊब जाना, इन सब का दोस्तों, ठीक है। तो ये सब अत्यंत पीड़ित होना, बहुत जो है परेशान आप किसी से हो गए, तब दोस्तों ये शब्द यूज होता है, उसकी जगह मुहावरा में है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए। कर या प्रेम का पंथ कराल महा, इसके लिए दोस्तों सही लोकोक्ति क्या है। यह राजस्थानी भाषा में दोस्तों लिखा गया है, बहुत ध्यान से पढ़िए, इसका जवाब भी उसी तरह से। यह प्रेम का पंथ कराल महा, ठीक है। तो यह प्रेम का पंथ क्या दोस्तों, बड़ा जो है विकट है, स्थिति पैदा करता है, बड़ी विपत्ति पैदा करता है। तो आपको बताना है, अरुणेह सुबर्णा तो बढ़ावतो है, तलवार की धार पे धावनो है, दुखदाई और घोर सतावनी है, मन ही मन में उर्भावनी है, अनिघनी ने जहुते चतिपय न चित्त डरावनो है, ठीक है। तो क्या जवाब सही हो जाएगा, तो याद रखिए जहां प्रेम की बात आती है, प्रेम को कहा जाता है कि प्रेम जो है ये तलवार की धार पे चलने के समान है, ठीक है। तो याद रखिएगा तलवार की धार पे धावनो है, ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका जवाब इस तरह से आप कीजिएगा, तब तो जो है सही होगा। थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल था, आपके परीक्षा में भी इसी तरह के कभी कभी ऊट पटांग सवाल बन जाते होंगे। उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता कि कोई बच्चा कभी इस तरह का सवाल न देखा हो, ताकि वो हैरान परेशान हो जाए, एक सवाल गलत करे और उसी से उसका दिमाग खराब हो जाए, 2-4 सवाल और गलत करे। पर्पज, ठीक है, यही होता है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जो पुल्लिंग है दोस्तों, आपको उस शब्द की पहचान करना है। तो मैंने आपको एक सिस्टम बताया था कि एक तरफ दोस्तों यहां क्या लिख देता हूं, पुल्लिंग शब्द लिख देता हूं, एक तरफ दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द लिख देता हूं, ठीक है। और आपको दोस्तों करना क्या है, मान लीजिए पुल्लिंग होगा तो जैसे अच्छा अच्छी हो जाएगा, ठीक, अच्छा हो जाएगा, और स्त्रीलिंग हो जाएगा तो अच्छी शब्द आ जाएगा, ठीक है। जैसे जनवरी, तो जनवरी दोस्तों याद रखेंगे, जनवरी जो महीना दोस्तों यह स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता है, ठीक है। जनवरी अच्छी होती है, ठीक है। चाय भी दोस्तों अच्छी होती है, लस्सी भी दोस्तों अच्छी होती है, संतान भी दोस्तों अच्छी होती है। मटर आप अच्छी जरूर बोलते हैं, लेकिन अच्छी नहीं, मटर हमेशा अच्छा होता है। लगा होगा झटका आप सभी को, बढ़िया से झटका लगा होगा। मटर शब्द याद रखेगा, मटर जो शब्द है दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। मटर शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी इधर के जो दिए गए सब स्त्रीलिंग वाले हैं, ठीक है। अगर आप स्वयं से कॉपी कलम लेके बैठेंगे ना, तब आपको सही में इस मॉक टेस्ट का मजा आएगा, आनंद आ जाएगा आपको इस मॉक टेस्ट को हल करने में, ठीक है। एक बार आप लेके बैठिए तो सही, मेरी बात मानिए, आनंद ना आए तब बताइए। आगे बढ़िए। करा यदि वह आता तो मैं जाता, इसमें काल कौन सा है। देखिए जब कभी इस तरह का काल मिले कि आपको वाक्य जो है दोस्तों यह उपवाक्यों में बटे हो, कभी भी आपको ऐसा कुछ मिले सेंटेंस है जहां वाक्य क्या हो, उपवाक्य में बटे हो, कंडीशन 1। कंडीशन 2 दोस्तों यहां पे याद रखना कि उसमें निर्भरता हो, ठीक है। उसमें क्या हो दोस्तों, निर्भरता। यदि वह आता तो मैं जाता, यानी वो नहीं आता तो नहीं जाते,
निर्भरता है ना, ठीक है। तो अगर निर्भरता ये दो कंडीशन मिल रहा है तो जवाब हमेशा हो जाएगा दोस्तों हेतु हेतु मत भूतकाल, ये आप याद रखेंगे। ये दो कंडीशन दो बार हेतु हेतु याद रखिएगा, दो कंडीशन दो बार हेतु हेतु आ जाएगा, जवाब हो जाएगा। संभावना दोस्तों कभी भी भूतकाल में नहीं होती है, भूतकाल में संदेह हो सकता है, संभावना कहां होगा यार। जो संभावना हो सकती है आप बताओ, संभावना या तो वर्तमान में हो सकती है और या तो दोस्तों भविष्य में हो सकता है। हाँ, संभावना कब हो सकता है, या तो वर्तमान में या तो भविष्य में। आप कोई संभावना भूतकाल में कर सकते हैं क्या? भूतकाल में संदेह हो सकता है, संभावना नहीं थे, तो ऐसे गलत ऑप्शन है। आसन तब करते जो कार्य अभी अभी हुआ हो, भूत तब करते जो पूर्ण हो गया, और अतः सामान्य तो है ही नहीं। तो याद रखेगा ऐसे सवालों में हमेशा हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। देखिए अगर आपसे सवाल नहीं हल हो पा रहे हैं, इसका मतलब आपको एक बार हिंदी पढ़ने की जरूरत है, और आप मुझसे एक बार हिंदी पढ़ के देखिए, दोबारा किसी भी परीक्षा के लिए भविष्य में आपको हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये केवल बीपीएससी के लिए स्पेशल बैच नहीं है, ये संपूर्ण हिंदी को कवर करते हुए मैंने एक स्पेशल बैच बनाया है। आप एक बार डेमो तो पढ़ के देखो, जो डेमो में आ गया भाग नहीं पाएगा। ऐसा मैंने डेमो बनाया ना, ऐसा डेमो बनाया, ठीक है, आप बाहर ही नहीं जा पाओगे। आप चाह के भी, अगर आप चाहोगे मैं बैच ना खरीदूं, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, ऐसा बैच है। एक बार डेमो देख लो, इसलिए मैं बुला रहा हूं, मत खरीदो बैच, डेमो देख लो। अगर अपने मन को मना लेना तो मत खरीदना बैच, और नहीं मना पाना तो खरीद लेना। मैं क्या गलत कर रहा हूं भाई, ठीक है। अच्छा लगेगा तो खरीद लेना, बहुत महंगा बैच नहीं है, बस आ जाओ और देखो आप, ठीक है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है आपको बताना है। रायता, धन, जनता और टोली और अंगूठा, ठीक है। तो बताइए मुझे। अब यहां पे भी दोस्तों मैं दो कॉलम कर देता हूं, एक तरफ दोस्तों एक वचन कर देता हूं, एक तरफ दोस्तों बहुवचन कर दिया हूं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, जो रायता होता है एक वचन होता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी याद रखिएगा जितने भी द्रव होते हैं, द्रव वाले आइटम, वो सब दोस्तों क्या होते हैं, एक वचन में आते हैं। चाहे रायता लिख दे, चाहे घी दे दे, तेल दे दे, पानी दे दे, जल दे दे, कुछ भी इस तरह का दे दे, सब दोस्तों क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है। धन, धन भी याद रखेगा एक वचन के अंतर्गत आता है। जनता आपको भीड़ जैसा महसूस होगा और आप सोचेंगे बहुवचन है, क्योंकि जनता में, जनता शब्द बोलने से आपको लगता है कि ढेर सारे लोगों की बात हो रही, नहीं। तो याद रखेगा जनता, जन सामान्य को कहा जाता है, तो बहुवचन नहीं है। टोली भी आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन यह भी बहुवचन नहीं है। अंगूठा आपको एहसास नहीं हो रहा था, अरे आपने सरगम गिन लिए होते, कैट अंगूठा, एक दुई और गोड़बम दुई तीन चार, चार अंगूठा, तो बहुवचन नहीं होगा जी। हाँ, तो याद रखेगा अंगूठा शब्द क्या है, यह बहुवचन है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक वचन हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सब एक्सीडेंटल सवाल है, ना चाहते हुए भी गलत होगा आपसे, लेकिन अब यही सब तो सिखाना हमारा काम। एक अध्यापक क्या करता है, यही सब चीजें तो सिखाता है आपको। चलिए और आगे आ जाइए। कह रहा मैं बाजार को जा रहा हूं, मैं बाजार को जा रहा हूं, इसमें कारक कौन सा है। एकदम धमाकेदार सवाल है, अच्छे अच्छे बच्चों का खटाखट विकेट गिरेगा। सुनो, ध्यान से सुनो, मैं बाजार को जा रहा हूं, कौन सा काल है। अब बच्चा सोचेगा मैं जा रहा हूं तो कर्ता कर लेता हूं, बिल्कुल गलत। अब जो दूसरा बच्चा होगा उसके दिमाग में आएगा सर यहां लिखा है को, और बच्चे ने पढ़ा कर्ता ने कर्म को, सोचा यहां ने तो लिखा नहीं था तो ये तो जवाब होगा नहीं, कर्ता ने कर्म को, ये को सोचकर दोस्तों उसने ऑप्शन नंबर बी जवाब दे दिया। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत है बेटा, बी यहां पर जवाब ही नहीं होगा, यहां कर्म कारक है ही नहीं। अब बच्चा सोचेगा कि सर यहां पे तो से भी नहीं दिया है और संप्रदान में तो के लिए होता है, तो मैं बाजार को जा रहा हूं, इसमें संप्रदान कारक है। अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं बाजार को जा रहा हूं मतलब मैं बाजार के लिए जा रहा हूं। यहां पे लिखा सिर्फ को है, लेकिन यह जो भाव दे रहा है यह के लिए दे रहा है, ठीक है। यहां पे के लिए का दोस्तों भाव है, ठीक है, लिखा कुछ और है, भाव कुछ और निकल कर आ रहा है। आप बोल के देखिए, मैं बाजार को जा रहा हूं, मैं बाजार के लिए जा रहा हूं। कहां जा रहे हो, मैं बाजार के लिए जा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो यहां पर के लिए के हिसाब से संप्रदान होगा, ठीक है। अगर आपने चूज किया कर्म, मैंने कहा तो एक्सीडेंटल सवाल है, गलतियां होती हैं, गलती होने की संभावना ज्यादा है, तो इसको अच्छे से आप दिमाग में रखिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल कर रहा है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा, उसका सपना एक दिन पूरा होगा। इस वाक्य में पुरुष कौन सा है, तो यहां क्या लिखा है दोस्तों, उसका। क्या लिखा है दोस्तों, उसके की बात हो रही है, ठीक है। तो उसका तो दोस्तों उत्तम पुरुष में आता नहीं है, क्योंकि उत्तम पुरुष में या तो दोस्तों मैं आप पढ़ते हैं यह सब आता है, मध्यम पुरुष में तू वगैरह आता है, दीर्घ पुरुष नाम का तू तुम हो गया,
ठीक है। दीर्घ पुरुष जैसी कोई चीज होती नहीं, लघु पुरुष भी नहीं होता है। अन्य पुरुष में दोस्तों कई सारे आ जाते हैं, जैसे अन्य पुरुष में यह आ जाता है, अन्य पुरुष में वह आ जाता है, वे आ जाता है, यह आ जाता है, उसका आ जाता है, ठीक है, इसका आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर उसका सपना एक दिन पूरा होगा, इसमें कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष का भेद है। क्या है, अन्य पुरुष। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में उल्टा सीधा भी जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा मेरे घर के सामने बगीचा है, ठीक है, मेरे घर के सामने बगीचा है। इस वाक्य में अव्यय आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना, अव्यय। आप बताइए जल्दी से, अव्यय कौन सा है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, या तो क्रिया विशेषण होगा, या तो संबंध बोधक होगा, या समुच्चय बोधक होगा, या विस्मयादि बोधक होगा, यही होगा ना। तो आपको बताना है कि इसमें मेरे घर के सामने बगीचा है, तो पहले अव्यय शब्द जब आप ढूंढेंगे तो पता चलेगा यही सामने जो शब्द लिखा दोस्तों यही अव्यय है। तो सामने किसे बता रहा है, क्या यह काल को बता रहा है। काल का मतलब तो यार समय हो जाता है, तो सामने समय को तो डिनोट नहीं कर रहा है। क्या दिशा को बता रहा है, बिल्कुल यह दिशा को बता सकता है। तो सामने, मेरे आगे, मेरे पीछे, क्या यह दिशा को बता रहा है या यह स्थान को बता रहा है। ठीक है, अब यहां पे समस्या है कि सर दिशा स्थान में कंफ्यूजन हो गया। सीमा, सीमा नहीं दोस्तों, सीमा तब होता जब यह बलदायक होता, ठीक है, तब सीमा बोधक होता। और कारणवाचक भी दोस्तों बिल्कुल नहीं है। तो बच्चा परेशान हो गया कि क्या चूज करें, सर दिशा चूज करें या स्थान। देखिए दिशा का मतलब सीधा सीधा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। जो बेस्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो स्थान रहेगा। क्या रहेगा, स्थानवाचक कीजिएगा, मेरे घर के सामने। ठीक है, अब आपका घर किस साइड है तो नहीं पता, किस बात चली गई थी। चलिए कोई बात नहीं, हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, यहां सामने की बात हो रही थी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे घर के सामने एक बगीचा है। अब आप तो मेरा घर देखे नहीं है, और जब आप मेरा घर नहीं देखे हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि बगीचा किस साइड होगा, किस दिशा में होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्थान कहिए, ज्यादा बेहतर होगा। स्थानवाचक यहां सही हो जाएगा कि जहां कहीं भी मेरा घर होगा उसके सामने एक बगीचा होगा। ये दोस्तों पहचान कर सकते हैं, तो स्थानवाचक कीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, आगे बढ़िए। करा धड़ाधड़, धड़ाधड़ में दोस्तों समास कौन सा, धड़ाधड़। ठीक है, धड़ाधड़। अब बहुत बच्चा ये सोच सकता है कि सर इसमें दो बार धड़ धड़ आ रहा है, तो बच्चा सोचता है कि लाइए सर यहां द्वंद्व समास कर देते हैं, लेकिन द्वंद्व बिल्कुल नहीं होगा। यह जवाब है दोस्तों अव्ययी भाव समास का। ठीक है, अव्ययी भाव समास का दोस्तों जवाब होगा, यह आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी दोस्तों दे देता है घर घर। क्या दे देता दोस्तों, घर घर। कभी कभी दे देता दोस्तों कि साथ साथ। क्या दे देता है, साथ साथ। कभी कभी शब्द दे देता है धीरे धीरे। क्या देता है, धीरे धीरे। कभी कभी शब्द देता है जल्दी जल्दी। हाँ सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, सर धीरे धीरे पढ़ाइए। ठीक है, सर मेरा दिल बाग बाग हो गया, आपसे पढ़कर मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो ये जो सारे शब्द हैं दोस्तों ये अव्ययी भाव समास हैं। और अव्ययी भाव समास की पहचान होती है कि इसमें पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अव्ययी भाव समास में लिख लीजिए, यहां पर, यहां हमेशा पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है। इस तथ्य को आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है पवन चक्की। पवन चक्की में दोस्तों समास कौन सा ये बताना, पवन चक्की। ठीक है, तो याद रखिएगा पवन चक्की में आ जाता है पवन, पवन। अच्छा, पवन के आगे क्या इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पवन के द्वारा, पवन के द्वारा चलने वाली चक्की, चलने वाली चक्की। ठीक है, पवन चक्की कहलाती दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखिएगा। अभी के द्वारा, कभी कभी दोस्तों आप डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो यहां पर कभी आपको मिलेगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। अगर भेद में जाएंगे तो यह किसका भेद आएगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, पवन के द्वारा। अब यहां कभी कभी पवन को माध्यम मान लेते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर दोस्तों इसको लोग कर्ता ने कर्म को कर्म तत्पुरुष भी कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे लोग कर्म तत्पुरुष भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा सही दोस्तों क्या होगा, ये लुप्त पद तत्पुरुष ये होगा यहां पर, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाइए अंदर, तब ना आपको मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप बैच ज्वाइन करो, बहुत मजा आएगा, निसंकोच आप इसे ज्वाइन कीजिए, आपका पैसा नहीं डूबेगा। स्टडी 91 कभी पैसे नहीं डुबाता। अगर पैसे डुबाना होता ना दोस्त तो इतने दिन पुराना संस्थान है, अब तक न जाने कितना बैच बना दिया होता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम जहां बच्चों के लिए बेस्ट हैं,
जहां मैं बच्चों को अच्छे से सहयोग कर सकता हूं, सिखा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, मैं सिर्फ उतनी ही बैच पे काम करता हूं। मेरा ये मानना नहीं कि मैं भारत का हर विषय पढ़ाना शुरू कर दूं, हर एक एग्जाम को कवर करना शुरू कर दूं, ये मैं नहीं कर पाता। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी बच्चे को पढ़ाना सिखाना, ये अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। आपके पास हिम्मत है तो पढ़ाओ, नहीं हिम्मत है मत पढ़ाओ। बहुत सारे बच्चे हमें कहते हैं सर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं जी, सर आप यूपीएससी वालों को पढ़ाए। हमने कहा नहीं भैया, उतनी औकात अपनी नहीं है कि हम यूपीएससी को पढ़ाएं। भाई क्यों अपने आप को बहुत महान साबित करना कि हम बहुत बड़े यूपीएससी के टीचर हो गए, नहीं है। अभी मैं खुद भी पढ़ रहा हूं, मैं खुद अपनी तैयारी में हूं कि नहीं, मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसा भी लगता है कभी मेरी तैयारी पूर्ण भी नहीं होगी। क्यों? हमेशा कुछ सीखने का जज्बा रहता है और तैयारी कभी किसी की पूर्ण नहीं होती। आदमी खुद ब खुद अपने आप को रोक दे और खुद अपने आप को ज्ञाता साबित कर ले, विशेषज्ञ मान ले कि भैया हम हिंदी के विशेषज्ञ हो गए, वो अपनी जगह हैं, बट मैं अपनी तैयारी नहीं रोकता। कभी आपको मुझसे पढ़ आपको ये लगता होगा नितिन सर हिंदी के टीचर है ना, तो आप हिंदी पढ़कर आपको एहसास होता होगा। आप कभी डेमो देखिए एक बार मॉडर्न हिस्ट्री के बैच का, आपका दिमाग खुल जाएगा। जो चीजें मैंने यहाँ पढ़ाया है ना, आनंद आ जाएगा आपको पढ़ के। बहुत सारे चैप्टर ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर पढ़ के देखिए, बहुत बेहतरीन दोस्तों यहाँ पढ़ाया गया है सारी चीजें। आप आइए साथ में, फिर आपको समझ में आएगा कि नितिन सर केवल हिंदी के ही टीचर हैं या फिर जीएस के भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है श्रीस। श्रीस जो शब्द दिया है इसमें प्रयुक्त दोस्तों संधि आपको बतानी है, तो आपको पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा दो शब्द, श्री धन ईस मिलेगा। श्री का आप तोड़ेंगे तो श्री पे बड़ी ई की मात्रा दिख रही होगी और ईस में भी दोस्तों बड़ी ई दिख रही होगी, तो बड़ी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही बनता है। इसलिए दोस्तों आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपका जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है या तो बड़ा आ, या तो बड़ी ई, या तो बड़ा उ, या तो बड़ा री। यही दोस्तों चार चीज जब आएंगे तभी दीर्घ होगा, नहीं तो दीर्घ नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। अब जिस बच्चे को इतना डिटेल पता होगा वो जवाब दे पाएगा, जिसे नहीं पता होगा फिर कोई बात नहीं, ठीक है। और आगे आ जाइए, करा अत्योचित्य। अब देखिए ज्यादातर बच्चा क्या करता है, सोचता है औ की मात्रा अगर हमने कहीं देख लिया या कहीं पे अय की मात्रा देख लिया, अय की ऐसे, हाँ, तो इसको मान लेता है बच्चा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन दोस्तों जिस बच्चे ने यहां वृद्धि स्वर संधि जवाब दिया है उसका जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत जवाब है। क्या है? गलत। क्यों गलत है? आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां जो शब्द लिखा था, यह लिखा था अत्योचित्य। क्या लिखा था? अत्योचित्य। जब आप यहां संधि विच्छेद करते हैं तब आपको मिलता अति धन औचित्य। क्या मिलता? अति धन औचित्य सब मिलता। ये अति धन औचित्य मिलकर, ठीक है, यहां पे दोस्तों अति में छोटी ई मिला है, औचित्य से औ मिला है, ठीक है। इसको मिलकर दोस्तों यहां पर क्या हो गया दोस्तों, आधा त के साथ य आके जुड़ जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों यहां पर यण स्वर संधि होगा। क्या होगा? मैंने बताया था कभी भी दोस्तों य या व के साथ दोस्तों कोई भी अर्धवर्ण अगर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, कोई भी अर्धवर्ण दोस्तों अगर आ रहा है तो जवाब क्या हो जाएगा, वहां पर यण स्वर संधि होगा। और यहां भी दोस्तों क्या है, यण स्वर संधि जवाब है। तो अब आप रटे रटाए ढर्रे पे चलेंगे तो सवाल तो गलत होगा ही होगा। और हम लोग पढ़ते हुए अपने 1000 सवाल कंप्लीट कर रहे हैं और आप सोचो कि गुप्ता जी वही घिसे पीटे सवाल पढ़ाएं, मेरे बस की बात नहीं भैया। नमस्ते करता हूं मैं घिसे पीटे सवाल नहीं पढ़ा सकता। मेरी आदत है या तो मैं नहीं पढ़ाता हूं या तो मैं मन से पढ़ाता हूं। आपका टाइम लॉस कभी नहीं करता हूं। यही हालत मेरी बैच में भी है। या तो बैच में नहीं पढ़ाता हूं, नया बैच नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर बनाऊंगा तो अच्छा काम करूंगा, इतना अच्छा कि आप जो है कोई एक्सक्यूज ना निकाल पाए। मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए। मेरा पर्पस है आपको सिखाना, पढ़ाना, वो आप हो जाएगा, बस इतने से मतलब रहे, ठीक है। आगे आइए, करा मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। सुनिए, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर नागिन लोटी। मुन्ना को लगा कि मम्मी के सर पे नागिन आ गई है, ठीक है। यहां पे अलंकार कौन सा दोस्ते बताना है, करा पुनरोक्ति। बच्चा हो सकता है कि यहां पर क्या देख ले, दो दो चोटी की बात करे, चोटी लोटी, उसको लगे पुनरोक्ति है, बिल्कुल नहीं। यहां पर दोस्तों संदिग्ध, देखिए संभाव्य, संभावना तो है नहीं। पहली बात, संभाव्य नाम का कोई अलंकार ही नहीं होता, ठीक है। संदिग्ध नाम का कुछ नहीं है। संदेह अलंकार होता, ये इस दो नाम के तो अलंकार के भेद ही नहीं है, ठीक है। यह अलंकार का भेद ही
भेद ही नहीं है तो फर्जी में ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। ये तो काल का भेद होता है, अलंकार का भेद ही नहीं है। अब बच्चा आता है कि सर ये संदेह है कि भ्रम, नहीं संदेह नहीं है, ये भ्रम है, सीधा सीधा दोस्तों ये क्या है, भ्रम है। बच्चा ये देख के भ्रम में आ गया है कि उसके मम्मी के सर पे नागिन है क्या, ठीक है। तो यहां भ्रांतिमान अलंकार होगा, न कि संदेह अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। करा सम मात्रिक छंद का उदाहरण है, कौन सा सम मात्रिक छंद का उदाहरण है ये बताइए, ठीक है। करा रोला, बरवय, दोहा, सोठा या उल्लाला, कौन सा दोस्तों यहां पर सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये बताइए। तो दोस्तों यहां पे जो दोहा सा है ना, यही दोस्तों सम मात्रिक छंद में है, बाकी और कोई नहीं। और दोहा में दोस्तों मात्रा कैसे होता है, तो 11 और 13 पर दोस्तों यति पाई जाती है, बरवय में 12 और 7 पर यति पाई जाती है, दोहा में 13 और 11 पर यति पाई जाती है, सोठा दोहा का ठीक उल्टा होता है, तो यहां 11-13 पर यति होती है, और ये दोस्तों 15-13 पर यति पाई जाती है यहां उल्लाला में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रोला ये है जो सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, और बाकी सब नहीं आता है, ये आप ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल मिला, बाकी सब अर्ध सम मात्रिक में, बाकी सब ये जो आप पढ़ रहे हैं ये किसके अंतर्गत आता है, यह अर्ध सम मात्रिक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, अर्ध सम मात्रिक के अंतर्गत आता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा उत्कर्ण जो है दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है। बहुत बेहतरीन सवाल, एकदम हालत आपकी खराब होगी, आप जवाब सही नहीं दे पाएंगे। क्यों, मुझे अच्छे से पता है उत्कर्ण का अर्थ ही आपको नहीं पता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर उत्तमर्ण, ठीक है, उत्तमर्ण क्या क्या पढ़ कंफ्यूज हो रहे हैं, उत्तमर्ण एक शब्द उन्होंने पढ़ा था उत्तमर्ण। उत्तमर्ण दोस्तों आप पढ़े थे विलोम शब्द में, उत्तमर्ण का उल्टा होता अधमर्ण, क्या होता अधमर्ण। हालांकि इसका यहां कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये तो आपने विलोम में पढ़ा था, ये विलोम में पढ़ा था, इसका यहां कोई लेना देना नहीं है। सर क्या उत्त से सर उत्सव बना लें, बनाओगे तो बना लो, फेस्टिवल कोई नहीं है, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सर उत्साह बना लें, नहीं अब नहीं बनाएंगे सर, उत से गड़बड़ा जा रहा है। सर उन्मूलन कर दें, बिल्कुल नहीं। सर उद्यत कर दे, नहीं, इसका मतलब उत्सुक होता है, याद रखेगा। उत्कर्ण का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, उत्कर्ण। उत्कर्ण मतलब होता है सीधा सीधा जिसका कान ऊंचा उठा हो, ठीक है, जिसका कान ऊंचा उठा हो, ठीक है, और उसे कुछ जानने की क्या हो, उत्सुकता हो, उसके लिए दोस्तों शब्द आता है उत्कर्ण, कान लगाकर सुनने वाला, ठीक है। तो उत्कर्ण दोस्तों तब शब्द आ जाता है, ठीक है। यहां पर उत्कर्ण उत्सुकता के लिए और क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं किसी की रुचि की बात हो रही है ना, तो उत्कर्ण हो जाए, उत्सुकता हो जाए, किसी की रुचि की बात हो जाए, या फिर आप कह दीजिए कि कोई जानने को कुछ आतुर है, या फिर एक शब्द लिखिएगा उत्कंठित है ना, उत्कंठित, ये भी शब्द तो हो सकता है उत्कंठित। तो ये सारे शब्द दोस्तों इसके पर्यायवाची के तौर पर यूज कर सकते हैं। औहाती का दोस्तों विलोम क्या है, बहुत विलोम शब्द हल कर लिया, आसान वाला करो। दीवार में सर ठोकने के लायक सवाल है, दीवार में जैसे सर खुद से लड़ा लो, इस विलोम शब्द गलत हो जा रहा है, इज्जत चली गई हमारी हिंदी में कसम से, विलोम शब्द गड़बड़ करके आ गया, आराम से सही कर भाई ले। औहाती का विलोम क्या होता है, औहाती सुना ही नहीं सर शब्द, विलोम तो तब बताएंगे ना जब आपको अर्थ पता होगा। आपको क्या लगा, मैं आसान दूंगा, संकल्प का विकल्प, आराम बता, धर्म का धर्म, पाप का पुण्य, लाभ का हानि, आय का व्यय, आदमी का औरत, यही सब पूछेंगे। ये सब जमाना चला गया, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए मैं आपको औहाती का अर्थ बता देता हूं। औहाती का अर्थ होता है सुहागिन, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुहागिन, ठीक है। और विलोम क्या हो जाएगा, जब सुहागिन है तो सर विधवा हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या आपको, सुहागिन का विलोम क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा ना, ठीक है। और विधवा का विलोम सधवा हो जाता है। तो औहाती को दोस्तों हम क्या कह सकते थे, सधवा भी कह सकते थे, जिसका पति जीवित हो, सधवा, हाँ ठीक है। आइए एक और सवाल लीजिए, कर नीचे दिए गए वाक्य को तार्किक क्रम में दोस्तों व्यवस्थित कीजिए, थोड़ा सेट करना आपको। कर अच्छी शिक्षा किसी भी समाज के विकास की नींव होती है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में सही और गलत का फर्क सिखाती है, इसलिए हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। समाज का विकास शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है। आइए सेट करते हैं दोस्तों। तो जो मुझे लग रहा है कि पहली लाइन ही दोस्तों यहां परफेक्ट बन रही है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छी शिक्षा किसी भी समाज के विकास की नींव होती है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में सही गलत का फर्क सिखाती है।
समाज का विकास शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है, इसलिए हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। तो जो होगा यहाँ पे पहले करिएगा ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी, ए बी डी सी दोस्तों कीजिएगा, ए बी डी सी, ए बी डी सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बाकी का उत्तर गलत है। आपको परेशान करने के लिए थोड़ा सा इसे सेट कीजिए, समझिए, लाइन खाली सेट करना है, एक वाक्य बनाना है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर पद्यांश दे दीजिए, बड़ा दिन से गद्यांश कर रहे हैं, मैंने कहा अल्लाह एक पद्यांश दे देते हैं, ठीक है। अब पद्यांश है क्या, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत आ रही, या अब मैंने सिखाया था इसको नहीं पढ़ना, पहले सवाल पढ़ना है। तो सवाल पढ़िए कि वीरों का कैसा हो बसंत से कवि का क्या तात्पर्य है। कह रहा वीरों का जीवन कठिन होता है, वीरों का बसंत प्रेरणा और बलिदान का प्रतीक होता है, ठीक है। वीरों का बसंत प्रकृति से जुड़ा होता है, वीरों का जीवन सुखद होता है, वसंत वीरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। क्या सही होगा, आइए पढ़ते हैं अब, ठीक है। कह रहा वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही याद मधुर मातृभूमि की, मधुर मंगल में वीणा की तुलिका, वह गा रही प्रेम से स्वदेश का गीत, भर रही वीरों में नवीन उत्साह। स्वर्णिम भारत के सपने फिर से खिल रहे, खेतों में फसलों की गंध, हवा में तैरती आजादी की बात, जो कभी वीरों ने गाई थी रात। सोडित का सागर बहता गया मगर देश का धैर्य न घटा, इस बसंत में गाओ उस बलिदान को, जो मिटा न सके समय की धार को, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पद्य हो गया। अब यहां से आप पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग यहां कटपिट करते हैं थोड़ा सा, क्या नहीं हो सकता है। बसंत वीरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भाई वीरों का कैसा हो बस ये तो हो नहीं सकता। वीरों का जीवन सुखमद नहीं और प्रकृति से जुड़ा भी नहीं दोस्तों। यहां वीरों का बसंत दोस्तों ये प्रेरणा और बलिदान का प्रतीक होता है। देखिए कह रहा इस बसंत में गाओ उस बलिदान को, तो ये प्रेरणा और बलिदान का क्या है, प्रतीक माना जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी कीजिए, ज्यादा सही हो जाएगा। कह रहा स्वर्णिम भारत का क्या अर्थ है, एक शब्द लिखा दोस्तों स्वर्णिम भारत, कहां लिखा है एक बार देखिए, हाँ कह रहा है स्वर्णिम भारत के सपने फिर से खिल रहे, खेतों में फसलों की गंध, हवा में तैरती वो आजादी की बात, जो कभी वीरों ने गाई थी रात, ठीक है। तो स्वर्णिम भारत का दोस्तों यहां पे अर्थ क्या है आपको बताना है। कह रहा है सुनहरे रंग का भारत नहीं, समृद्ध और स्वतंत्र भारत ये हो सकता है, पुराने समय का भारत, वीरों का भारत, प्राकृतिक सौंदर्य वाला भारत नहीं दोस्तों, समृद्ध और स्वतंत्र भारत। गद्य की अपेक्षा पद्य से जवाब निकालना थोड़ा कठिन होता है, क्यों, भाव पर यह आधारित होता है, इस वजह से। करा पद्यांश में सोडित शब्द दिया है, सोडित, सोडित का अर्थ का सोडित का सागर बहता गया, सोडित का सागर बहता गया, सोडित रक्त को कहते हैं, ठीक है। रक्त यानी खून को दोस्तों क्या कहा जाता है, सोडित कहा जाता है, पानी को नहीं। सोडित का सागर बहता गया, इस देश की आजादी में तमाम लोगों ने अपना खून बहाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये जवाब हो जाएगा। कवि ने फसलों की गंध का उल्लेख क्यों किया है, फसलों की गंध देखिए यहां दिया है, ठीक है। स्वर्णिम भारत के सपने फिर से खिल रहे, खेतों में फसलों की गंध, ठीक है। यानी गंध मतलब सुगंध की बात हो रही, फसलों से गंध नहीं आती, सुगंध, ठीक है, एक अपनी महक, अपनी मिट्टी की महक। कह रहा है कि बसंत के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाने के लिए, किसानों की मेहनत का वर्णन करने के लिए, देश की समृद्धि और आजादी का प्रतीक दिखाने के लिए, खेती के महत्व को दर्शाने के लिए, फसल काटने की प्रक्रिया बताने के लिए। दोस्तों यहां जवाब क्या हो जाएगा, फसल काटने से क्या यहां कोई अर्थ है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह देश की समृद्धि के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, उसकी आजादी का प्रतीक बताया जा रहा है कि जब आप आजाद हो जाएंगे तो जैसी चाहे वैसी खेती कीजिए, ठीक है। ये उस आजादी का प्रतीक है, जो मिट्टी की गंध है ये उस आजादी का प्रतीक है दोस्तों। तो भाव के अनुसार ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही जवाब होगा। कह रहा समय की धार किसे नहीं मिटा सकती, ठीक है। समय की धार कहां दिया था भैया, ढूंढ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहां जो मिटा न सके समय की धार, इस बसंत में गाओ उस बलिदान को, जो मिटा न सके समय की धार को। तो समय की धार किसे नहीं मिटा सकती दोस्तों, तो वीरों के बलिदान को नहीं मिटा सकती। यहां लिखा है ना, ठीक है, किसका बलिदान, वीरों का बलिदान। वीरों, प्रकृति की सुंदरता नहीं, देश की सीमा नहीं, वीरों का साहस नहीं, देश के लोगों की समस्या नहीं, वीरों के बलिदान को दोस्तों नहीं मिटा सकती। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, समाप्त हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर हिंदी तो ठीक है, सर जीएस का क्या करें, कुछ सलूशन दीजिए सर जीएस का, जो आप कहिए वो करें। मैं बताऊं आपको क्या करिए, बहुत ध्यान से आप समझिए मेरी बात को। जीएस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जीएस की तैयारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कहे रातों रात आपको जीएस घोल के पिला दिया जाएगा, संभव नहीं है, आप भी समझदार हैं। मैंने जीएस में इतने विषय को कवर किया है,
जिसमें एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों तो 1 नंबर से लेकर 45 लेक्चर में मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया। 45 लेक्चर एकदम परफेक्ट है। ये 45 लेक्चर देख लिया तो प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ भी सवाल बचेगा नहीं, सब कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 46 से लेकर 91 लेक्चर तक में मध्यकालीन भारत का इतिहास और 92 से लेकर 150 लेक्चर तक में ये आधुनिक भारत का इतिहास। ये अगर 3 पार्ट आपने देखा प्लेलिस्ट में जाकर तो इतिहास में कुछ नहीं बचेगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। एक सवाल जितना डिस्कस हम लोग यहां हिंदी में कर रहे हैं ना, ऐसे मैंने जीएस में डिस्कशन किया है। 150 लेक्चर, 150 क्लास केवल इतिहास का। इसी तरह से 151 नंबर से जब आप क्लास पढ़ेंगे तो 230 नंबर तक कुल 80 लेक्चर में मैंने संविधान विषय को पढ़ाया, पूरा संविधान पढ़ा दिया। फिर हम पहुंचे ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया। ये 231 नंबर से 330 लेक्चर तक चला गया, 100 लेक्चर खाली ज्योग्राफी, वो भी विश्व का भूगोल, भारत का छोड़ करके। और अब जो क्लास चल रही है भारत के भूगोल की क्लास चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो 331 नंबर से 410 नंबर तक दोस्तों पढ़ा चुका। अभी दोस्तों समाप्त नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। मुझे लगता है ये भी 431 तक चला जाएगा, 430 तक कम से कम भी 20 लेक्चर तो हो ही जाएगा आराम से। तो ये 100 लेक्चर इसमें भी आ जाएगा। अब ये समाप्त हो जाएगा तो हम साइंस पे आएंगे। अब इतना समझिए, ये पढ़ाने में अगर ये सब आपने कवर किया ना तो याद रखिएगा आपके 12,000 सवाल तैयार हो जाएंगे। कितने सवाल? 12,000 सवाल। क्योंकि ये सभी के सभी वीडियो दोस्तों 4,000 प्लस क्लास है और ये पूरा का पूरा निःशुल्क क्लास मैं आपको दे रहा हूं, कोई पैसा नहीं देना आपको। ये सब यूट्यूब पे फ्री में दिया गया है। अब इतना कुछ देने के बावजूद भी अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, कुछ नहीं कर सकता। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। पेड क्लास ज्वाइन करना है तो ये स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डेमो क्लास देख लो और डेमो क्लास में जाकर आप अपना बैच देख लीजिए। इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपका जो बीपीएससी वाला बैच है उसमें दोस्तों मैं निःशुल्क दे रहा हूं और मेरे पास कोई अलग से प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं और कहीं पे दे पाऊं। जो हमारा पुराना ये वेबसाइट एप्लीकेशन है वहां पर अपडेट करने में पीडीएफ बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने वैसे वहां पर हजारों पीडीएफ अपडेट किया है, डेटा इतना ज्यादा लोड कर दी हो गया वहां पे ना कि वेबसाइट चोक हो जा रही है, बंद हो जा रही है, रुक जा रही है, बहुत स्लो काम कर रही है। इस वजह से मुझे मजबूरन इस नए प्लेटफॉर्म पर डेटा डालना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इस क्लास की पूरी पीडीएफ और पूरी क्लास सब कुछ आपके बैच में अपडेट कर दिया गया, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।